नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका डीडी न्यूज। आप देख रहे हैं, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और इस वक्त आप डीडी न्यूज पर विशेष कार्यक्रम ये देख रहे हैं, भारत और फ्रांस की दोस्ती की मजबूत डोर, इससे जुड़ा हुआ। दरअसल आज ये कार्यक्रम हम इसलिए आपके सामने लेकर आए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है फ्रांस पहुंचने वाले हैं। वो आज जो है दोपहर के करीब फ्रांस के लिए रवाना हुए थे। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंचने वाला है और प्रधानमंत्री का ये फ्रांस का दौरा बहुत खास है, विशेष है। इस कार्यक्रम में हम आपको प्रधानमंत्री के इस फ्रांस दौरे से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट तो देंगे ही, साथ साथ ये समझने की भी कोशिश करेंगे, जानने की भी कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री का ये दौरा क्यों अहम है। और इस दौरे में सिर्फ भारत और फ्रांस के रिश्तों की तो बात होगी ही, साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिश्ते कैसे मजबूत हो रहे हैं। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो इस दौरे पर गए हैं, जो AI समिट एक हो रहा है फ्रांस में, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि भारत इस समिट का सह जो है वो अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो AI समिट है इसके सह अध्यक्ष हैं। तो इस सबको समझने की कोशिश करेंगे, क्यों दौरा अहम है, क्यों ये जो AI जो समिट है ये इंपॉर्टेंट है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज इस विशेष कार्यक्रम में, जिससे मैंने बताया इसका नाम भारत फ्रांस दोस्ती की मजबूत डोर। इसी को जानने समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं आपको एक प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी एक रिपोर्ट ज़रूर नज़र डाल लेते हैं, देख लेते हैं प्रधानमंत्री जो गए हैं उनके इस दौरे की क्या इंपॉर्टेंस है। उससे जुड़ी एक फ्रांस से हमारे जो रिपोर्टर हैं, हमारे संवाददाता ने जो रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट पर नज़र डाल लीजिए। उसके बाद हम विशेष मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। जब हम ये चर्चा शुरू करेंगे तो उम्मीद है कि इस चर्चा के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में पहुंचेंगे, लैंड करेगा उनका विमान, और उनका विमान जब लैंड करेगा उसके बाद वहाँ की हम तमाम जानकारी देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के क्या कार्यक्रम है, वहाँ उनका ग्रैंड वेलकम होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल पहुँचेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का एक रात्रि भोज का भी कार्यक्रम है, इस बारे में आपको बताएंगे। और कल प्रधानमंत्री क्या कुछ करने वाले हैं वो आपको बताएंगे। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वॉशिंगटन में वो पहुंचेंगे और वॉशिंगटन में उनके दोस्त जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करें। इससे पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं, ज़रा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल रवाना होने से पहले, जब वो फ्रांस के लिए रवाना हुए, उससे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा था। उन्होंने ट्वीट करा सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर उन्होंने क्या कहा वो आप ज़रा नज़र डाल लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति मैक्रों के आमंत्रण पर पीएम मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। वे AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। AI शिखर सम्मेलन में विश्व के नेता और वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यापक जनहित और नवाचार के लिए AI प्रौद्योगिकी के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। AI अभी इन्वेंट हुआ था और कुछ कुछ लोगों के हाथ में है, राइट। तो जैसे ओपन AI हो गई, काफी कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी बहुत कंपनियों ने क्या किया, उसको ओपन सोर्स कर दिया है। तो आप उसको आप एक ब्रेन समझ लो। तो जो अभी कंपनीज प्राइवेट है, उन्होंने अपना ब्रेन डाल के रखा है, आपसे पैसे ले रहे हैं, लेकिन आपके पास कंट्रोल नहीं है। कल रेट बढ़ा देंगे, कल आज आपके दोस्त हैं, कल आपके दोस्त नहीं है तो आपको एक्सेस नहीं देंगे। तो आपके कंट्रोल में होना चाहिए सॉवरेन AI, राइट। तो उसके लिए ओपन सोर्स, जैसे काफी कंपनी से मेटा ने ओपन सोर्स किया है, अभी यूरोपियन यूनियन मिलके भी ओपन सोर्स कर रही है। तो बहुत ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, उनको उठा के हमको इंस्टॉल करना चाहिए और अपने कंट्रोल में रख के उसको फाइन ट्यून करके हमारे यूज केसेस को हमारे भाषा पे बनाना चाहिए। पीएम मोदी मार्सिले में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि उनकी यात्रा का दूसरा खंड राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 की जमीनी रूपरेखा पर प्रगति की समीक्षा करने का एक अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER का दौरा करेंगे। इसके अंतर्गत वैश्विक कल्याण के लिए ऊर्जा का उपयोग करने के लिए भारत और फ्रांस का सम्मिलित प्रयास शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मज़ार-ए-शौकत वॉर सेमेट्री में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस बीच फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक से पहले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि दोनों देशों के साझा हित मैत्री पर केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक प्रशिक्षण महाशक्ति है जो प्रति वर्ष 10 लाख इंजीनियर तैयार करता है और यह अमेरिका और यूरोप द्वारा प्रशिक्षित किए जाने वाले इंजीनियरों की दोनों की संयुक्त संख्या से ज्यादा है। हजारों भारतीय छात्र विश्वविद्यालयों के बीच छात्रवृत्ति और साझेदारी के कारण फ्रांस में पढ़ते हैं। भारत में फ्रांस के फैशन, भोजन और भाषा की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि फ्रांस में भारतीय संगीत, योगा और त्योहार प्रचलित होते जा रहे हैं। स्वतंत्र, लोकतंत्र और नवाचार के साझा मूल्यों के साथ भारत और फ्रांस अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के साथ दोनों देशों के बीच संबंध वैश्विक कूटनीति, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। फ्रांस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आमंत्रण पर अमेरिका की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जनवरी महीने में राष्ट्रपति ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद यह प्रधानमंत्री की अमेरिका की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान मिलकर काम करने की स्मृतियों को साझा किया। इस कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी निर्मित हुई थी। ब्यूरो इनपुट के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के बाद जैसा मैंने कहा कि जब हम चर्चा शुरू करेंगे उसके कुछ ही देर बाद उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचेंगे और हम आपको अपडेट सारा देंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए तीनों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व सीनियर डिप्लोमेट है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सज्जनहार जी। मेरे साथ प्रोफेसर काव्या दशोरा जुड़ चुकी हैं, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की IIT से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर काव्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ORF के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पंत। इससे पहले कि मैं इस चर्चा को शुरू करूं ये भी बता दूं 2023 में भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं वो 25 साल उन्होंने पूरे कर लिए। साझेदारी, रणनीतिक साझेदारी के जो 25 साल पूरे हुए थे, अब 2 साल और हुए हैं। और इमैनुअल मैक्रों के साथ भी प्रधानमंत्री की जो दोस्ती है वो जग जाहिर है, बहुत एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं और ये रिश्ते नए ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत कुछ अभी किया जा सकता है और बहुत कुछ शायद किया जाएगा। लेकिन मैं शुरुआत अशोक सज्जनहार जी आपसे करता हूं सर, इस दौरे को, क्योंकि अभी तो पूरा फोकस अगले 1 आध दिन में अभी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट पर रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा इसकी टाइमिंग जो है उसको देखते हुए क्या कहेंगे आप, फ्रांस के साथ रिश्तों को लेकर किस दिशा में बढ़ रहे हैं? जी बहुत धन्यवाद अशोक जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, पहले जो शुरुआत होगी, आज रात को पहुंचेंगे, जो आज रात्रि का भोज होगा तो उसमें तो सभी यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और भी जो वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी हेड ऑफ स्टेट हैं, गवर्नमेंट हैं, बहुत देशों से आ रहे हैं। और जो ये टेक CEOs हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज के CEO हैं, उन सबको भी आमंत्रित किया जाएगा, उनसे बातचीत होगी। कल उसमें सह अध्यक्षता की जाएगी, जैसे आपने कहा है प्रधानमंत्री मोदी सह अध्यक्षता करेंगे। क्योंकि अब देखिए, राष्ट्रपति मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है सह अध्यक्षता के लिए, तो ये दोनों तरीकों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो इस तरीके से महत्वपूर्ण है जो भारत और फ्रांस के बीच के संबंध जो हैं बहुत घनिष्ठ हैं। तभी हमने देखा है एक ट्रस्ट है, एक कॉन्फिडेंस है दोनों लीडरशिप में। और दूसरा है जो इससे ये भी दर्शाते हैं जो भारत का जो रोल है, भारत की जो टेक्नोलॉजी में जो महारत हासिल की है, जो हमारे पास स्किल्स हैं, जितने हमारे इंजीनियर्स हैं, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी बता रहे थे, जो जितने भारत साल में एक इंजीनियर्स पैदा करता है, ट्रेन करता है, वो सारे यूरोप से कहीं ज़्यादा हैं। तो उसमें वो भी दर्शाता है जो भारत की इसमें बहुत कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है।
तो उसमें भारत अपना पक्ष रखेगा। ग्लोबल साउथ के लिए कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल हो सकता है, कैसे सॉवरेंटी होनी चाहिए, कैसे इसमें इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, डिजिटल डिवाइड वगैरह नहीं होना चाहिए जैसे कि पूरी दुनिया में चलता रहा है। उसके बाद हम आते हैं 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का द्विपक्षीय उनका दौरा रहेगा। भारत और फ्रांस के संबंध हैं उनको आगे लेकर जाया जाएगा। तो हम देखें हमारे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमारे दोनों देशों ने आगे काम करना शुरू किया है, आगे काम को बढ़ाया है। परंतु 2-3 चीजें अगर हम देखें तो एक तो रक्षा क्षेत्र में, सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में डिफेंस इक्विपमेंट जो हमारा इंपोर्ट होता है, सबको मालूम है हम कैसे वहां से राफेल इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसे हमने उससे पहले मिराज भी इंपोर्ट किए हैं, जगुआर भी इंपोर्ट किए हैं, हमारी कितनी उनके साथ एक्सरसाइजेस होती हैं। तो एक तो रक्षा सुरक्षा का क्षेत्र है जो बहुत ही अहम है। दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी में, जिसमें हम बहुत हमारी साझेदारी है। और आपने अभी बताया जो ये आइटर में भी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का जो हेडक्वार्टर्स है काडराश में है, तो वहां पर भी वो जाएंगे। ये बहुत ही अलग तरीके का वहां पर शोध हो रही है, क्योंकि उसमें जो और सब जो होता है वो तो फिशन टेक्नोलॉजी होती है, परंतु इसमें फ्यूजन टेक्नोलॉजी होती है। अगर आपको रुचि हो, आपके सुनने वाले को रुचि हो, तो मैं इसमें यकीनन थोड़ा बाद में और भी बता सकता हूं, पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरी बात है जो स्पेस के क्षेत्र में, परंतु ये 3 तो क्षेत्र हैं जिसमें हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत गहरे हैं। परंतु उसके साथ साथ अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में, मुझे याद है, देखिए मैं बहुत से ऐसे वाक्य भी आपको, इंसिडेंट्स, एनेक्डोट्स भी सुना सकता हूं जिससे पता चलता है जो दोनों देशों के बीच में कितना सामंजस्य है और कितना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है। आखिरी बात मैं इसमें यह कहूंगा, क्योंकि ये आपने कहा है इंट्रोडक्टरी ब्रीफ कमेंट्स हो, देखिए जो पॉलिटिकली पूरे दुनिया में जो बदलाव हो रहा है, पूरी दुनिया में हम देखते हैं एकदम पोलराइजेशन हो रहा है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने अभी दिखाया, उन्होंने कहा है 25% स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ्स लगाएंगे। भारत के विरुद्ध भी वो ऐसे धमकियां देते रहे हैं, यूरोप के विरुद्ध भी वो ऐसी धमकियां देते रहे हैं। तो ऐसा जब पूरे विश्व में बदलाव हो रहा है, तो कैसे भारत और फ्रांस साथ में मिलकर काम कर सकते हैं और इस जो भी अनसर्टेनिटीज आती हैं, जो भी अनिश्चितता आती है पूरे विश्व में, उसके साथ कैसे जूझा जाए। क्योंकि हम दोनों देशों के बीच में बहुत ही चाहे वो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो या फिर हमारी वैल्यू सिस्टम्स हो, डेमोक्रेसी हो, प्लूरिलैटरलिज्म हो, ये सब हमको बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ते हैं। तो हम विश्व में जो बदलाव हो रहे हैं उसके साथ कैसे हम निपट सकते हैं, ये भी दोनों देशों में, दोनों नेताओं में मेरे विचार से बड़ी अच्छी बातचीत होगी। अशोक जी, आपने जाहिर सी बात है जो आपके कुछ संस्मरण है, कुछ आपकी जो यादें हैं, उस पर भी ज़रूर बात होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ों से समझ में आती हैं। और आपने जहां छोड़ा, मैं हालांकि चाहता था कि मैं प्रोफेसर काव्या के पास जाऊं, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट है उस पर बात करूं, लेकिन आपने जहां छोड़ा वहां से शुरू करने के लिए मैं प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि आपने ऐसी जगह छोड़ा, मुझे लगा कि उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये टाइमिंग इस यात्रा का, फ्रांस जाना और फिर हम इसको इस यात्रा को पूर्णता में देखें तो अमेरिका में भी जाएंगे। और आपने अमेरिका को लेकर, अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर के जो बातें कही, ऐसे में प्रोफेसर पंत, ये अगर समग्रता से इस यात्रा को देखें, पहले फ्रांस फिर अमेरिका, और अमेरिका में भी जब दुनिया बदल रही है, अमेरिका पूरी तरह से बदल रहा है। जो कुछ अमेरिका से खबरें आ रही हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं, वो तो अमेरिका ऐसा लग रहा है पूरी तरह से वहाँ पे उलट पुलट चल रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा को ओवरऑल आप जब नज़र डालते हैं, फ्रांस प्लस अमेरिका, क्या मायने हैं इसके? धन्यवाद अशोक जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही 2 महत्वपूर्ण यात्राएं साबित हो सकती हैं, इनके आउटकम्स को अगर हम देखें, क्योंकि जिस तरह से दुनिया भर में जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसमें 2 तरह के जो इंगेजमेंट है भारत की, 2 तरह की जो कमिटमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। एक कमिटमेंट है
जो फ्रांस जैसे ट्रेडिशनल पार्टनर्स जो भारत के रहे हैं उनके साथ किस तरह की रूपरेखा हम जो सिस्टम मल्टीलैटरल सिस्टम ग्लोबल गवर्नेंस के सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं उस पर बन सकती है। तो उसमें जैसे एआई की बात हो रही है, एआई एक्शन समिट है, तो एआई एक ऐसा क्षेत्र है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्टेशन है, जहां पर बहुत ज़्यादा जो बड़ी शक्तियां हैं उनमें उनके बीच में बिखराव है। तो कहीं पर भारत और फ्रांस जैसे देश अगर उस सेक्टर में आते हैं और एक रूपरेखा तैयार करके दुनिया के सामने रखते हैं तो उससे ग्लोबल गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है वो ज़्यादा सशक्त बन पाएगा। और उसके लिए मुझे लगता है भारत की जो अपनी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है फ्रांस के साथ वो उसको लेकर इस विजिट में काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। और जो डिफेंस और हमारी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है, डिफेंस सुरक्षा की, रक्षा क्षेत्र की, तकनीक की, स्पेस की, न्यूक्लियर की, वो सारे इश्यूज तो होंगे ही। तो एक तरफ हम भारत ये करने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे संबंध जिनके साथ रहे हैं उनके साथ हम किस तरह से नई ग्लोबल गवर्नेंस की टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी तरफ जिसका आपने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक रियलिटी है, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी एक रियलिटी है, बदलता हुआ अमेरिका एक रियलिटी है, बदलता हुआ और उस बदलते हुए अमेरिका की जो बदलती भी प्रायोरिटीज़ हैं वो एक रियलिटी हैं। तो उसके साथ भारत कैसे इंगेज करेगा उस इंगेजमेंट की क्या रूपरेखा होगी। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी इस विजिट का आना अपने आप में इस बात को अंडरस्कोर करता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट विजिट हो सकती है इस मायने में कि ये अगले 4 साल के लिए हमको एक तरह से आश्वस्त कर सकती है कि हम अमेरिका के साथ किन पैरामीटर्स पर बात करेंगे और उन पैरामीटर्स को लेकर हम कैसे इस रिलेशनशिप को जो इतनी सुदृढ़ पिछले कुछ दशकों से रही है वो आगे भी चल सकेगी। तो वो मुझे लगता है दोनों तरफ से अगर आप देखें तो ये जो विजिट है ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको इसीलिए दुनिया भर की नजरें इस विजिट पर होंगी कि इस विजिट से क्या निकल कर आता है, क्योंकि कई ऐसे देश भी हैं जो भी घबरा रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से इंगेज करने में, और यहाँ भारत है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ इंगेज कर रहा है एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जैसा आपने कहा जो हर दिन एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाकर उथल पुथल मचा रहा है। तो वहां पर मुझे लगता है कि एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो निकल कर आ रहा है उससे जो दुनिया है वो दुनिया भर के जो देश हैं वो इससे सबक लेंगे और एक रूपरेखा न सिर्फ भारत और अमेरिका के लिए बना रहा है भारत, लेकिन मुझे लगता है पूरे ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क के लिए भी भारत अपना योगदान इस विजिट के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के हमको देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्रोफेसर काव्या को इस चर्चा में ले आऊँ। प्रोफेसर काव्या, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 जो कि प्रधानमंत्री का फ्रांस के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा एजेंडा है वही रहने वाला है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये तीसरा जो है इसका इस तरह का समिट हो रहा है। 2023 में ब्रिटेन में, उसके बाद 2024 में साउथ कोरिया में। 2023 2 साल पहले जाते हैं तो उस वक्त जो है एक एआई एक छोटी सी चीज़ सामने आई थी और लोगों को इतना ज़्यादा इसके चुनौतियाँ, इसके खतरे, इसके जो अवसर हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। लेकिन आज एआई के बहुत सारे खतरे भी हम देख रहे हैं, इसके अवसर भी हम देख रहे हैं, और आज जो है अब लगता है कि एआई पर बात करनी और इसको लेकर एक पॉलिसी जो है बनानी बड़ी ज़रूरी है। ऐसे में क्या बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, न सिर्फ भारत फ्रांस के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए? अशोक जी, ये हम सबके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी समिट को को चेयर कर रहे हैं जो डेटा ड्रिवन है। अभी तक की टेक्नोलॉजीज हार्डवेयर ड्रिवन थी, फिर सॉफ्टवेयर ड्रिवन आई, बट नाउ टेक्नोलॉजीज आर एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन डेटा। और इंडिया से बड़ा डेटा सेंटर आप देखिए वर्ल्ड में नहीं है। बहुत सारे, जैसे चाइना इज पॉपुलेटेड कंट्री नो डाउट, लेकिन चाइना में हमें कभी भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है ऑन द पब्लिक पोर्टल, लेकिन इंडिया का डेटा ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल भी है। इंडिया गेम चेंजर है बहुत सारी चीजों में। हमने अभी जो रीसेंट इंटरनेशनल समिट्स हमारी कंट्री में हुई, हमने यूपीआई दिखाया, हमने ये बताया कैसे नॉर्मल इंटरनेट को हम पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक लेके गए और कैसे हमने लास्ट माइल को मनी मेकिंग या मनी ट्रांसफरिंग ऐप में या टूल में कन्वर्ट किया। अशोक जी, जब भी कुछ गलत होता है
हमेशा पीपल लुक टुवर्ड्स देमसेल्व्स, और कोविड एक वन सच एग्जांपल है। तो जब वर्ल्ड में सब कुछ गलत हो रहा था, लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ ढूंढने की कोशिश की, लाइकवाइज इंडिया ने भी ढूंढी, और हमने उस टाइम में अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज जैसे इंटरनेट, डेटा प्रोसेसिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जिनमें हम ऑलरेडी लीड कर रहे थे, इन सबको कंबाइन करके डिजिटल स्टैक जैसी चीजें बनाई। और मैं आपको विद ग्रेट प्राइड एक और बात बताती हूँ कि सिर्फ हमारी कंट्री ऐसी है जिसने प्राइवेसी को लीगलाइज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट का 9/0 का ऑर्डर है जिसमें प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट नाउ एआई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, क्योंकि आप देखिए ओपन एआई का जो एलिगेशन डीप सीक पे है वो ये है कि ये हमारा डेटा ले रहे हैं। वर्ल्ड से कॉपीराइट इश्यूज में सब ओपन एआई ने सबका डेटा लिया है, लेकिन ओनली इंडिया merges public policy with technological policy, offering the technological solutions. So ये जो एक beautiful combination है, India has achieved it. हम मेडिकेयर सेंटर में, हम एग्रीटेक सेंटर में, हम स्मार्ट सिटीज में गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि 10,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मिशन अनाउंस किए हैं सिर्फ नेशनल एआई मिशन पे। इसके अलावा एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में हो, उसके लिए नेशनल साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन है, सेमीकंडक्टर मिशन है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है। इन तरीके के मिशन में बल्क मनी पार्क करके हमने मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया है कि कभी भी हम अपनी डिजिटल सोवरेनिटी, टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करें। और जब फ्रांस प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर मैक्रॉन दोनों, प्रेसिडेंट मैक्रॉन दोनों का एक कॉमन एजेंडा ये है कि कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंस एक स्टेट कंट्रोल्ड टेक्नोलॉजी से और प्रॉफिट ड्रिवन टेक्नोलॉजी के बीच में दे हैव टू फाइंड अ वे, मिड वे जिसको बोलते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी नॉट ओनली अवेलेबल बट एक्सेसिबल टू एवरीबडी एंड दैट टू फॉर ह्यूमन गुड। सो एक स्टेट कंट्रोल लाइक जैसे मैंने डीप सीक बताया चाइना, एंड प्रॉफिट ड्रिवन वाज ओपन एआई, इट वाज, और इनके कॉस्ट ऑफ रनिंग भी बहुत एक्सपेंसिव है। सो अगर हमारा इतिहास आप देखें, टेक्नोलॉजिकल इतिहास, तो इंडिया का स्ट्रेंथ ही फ्रूगल है, डिसरप्शन है। सो हम ऐसी टेक्नोलॉजी, एआई तो है, आई मीन वी नो वी हैव मेड एआई, ओपन सोर्स भी कर देंगे, काफी हो भी रहा है, लेकिन हम जो इसमें नया लेके आएंगे वो डिसरप्शन लेके आएंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। फ्रांस के साथ हमारी एसोसिएशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि फ्रांस इज द ओनली कंट्री इन यूएस जो न्यूक्लियर एनर्जी पे रन करता है, दैट मींस क्लीन एनर्जी, जीरो कार्बन एनर्जी। और वही चीज से जब हम एआई रन करते हैं, प्रेजेंटली एआई इज वेरी एनर्जी इंटेंसिव, इसमें इतना एनर्जी लगता है, उसके बाद में जीपीयूज मतलब बहुत हार्डवेयर लगता है, तो कार्बन बहुत सारा एमिट होता है। वर्ल्ड एक तरफ तो कार्बन रिडक्शन की तरफ जा रहा है, एक तरफ हम मिनट में हर छोटी चीज के लिए चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो कंटिन्यूसली डेटा एनर्जी बहुत सारा एग्जॉस्ट करता है। इंडिया, मुझे बहुत उम्मीद है एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि हम इस चीज को डिसरप्ट करेंगे। हम लो कॉस्ट जीपीयूज बनाएंगे, हम एनर्जी सेक्टर में इसको डिसरप्ट करेंगे, हम फ्रूगल तक उसको लास्ट माइल तक लेके जाएंगे और फिर हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। ये मेरी बहुत बड़ी उम्मीद है इंडिया से। इंडिया से बहुत बड़ी उम्मीद है, हालांकि उम्मीद होनी भी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब एआई का जिक्र चलता है, हालांकि अभी तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एआई कहते हैं एस्पिरेशनल इंडिया को, एआई को जब कहते हैं तो एस्पिरेशनल इंडिया। और जब अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका इंडिया की भी बात को करते हैं, अमेरिका और इंडिया की दोस्ती के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई की बात करते हैं। अशोक जी, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने एआई के लिए किया है। अमेरिका इज अ प्रॉफिट ड्रिवन कंट्री, वहां बिल्कुल कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। इंडिया उस चीज को सोशल लेवल पे लेके आएगा, फॉर पब्लिक लेवल पे लेके आएगा। और जब वो एस्पिरेशनल इंडिया कहते हैं तो हम 10 लाख इंजीनियर हर साल प्रोड्यूस करते हैं, एंड उसके अलावा जो नॉन इंजीनियर्स हैं वो भी इतने ज्यादा एग्रेसिव हैं अपने साइंटिफिक ट्रेड में कि मतलब मैं तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर हम अगले साल इस डिस्कशन को टेक ऑन करेंगे, सो इंडिया राइट नाउ इज ऑलरेडी इन द कॉकपिट, हम बहुत आगे जाएंगे। चलिए, उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे कि कितना आगे हम जाएंगे और क्या चुनौतियां, अवसर रहेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद बाकी 3 मेहमान हैं, 2 मेहमान और हैं, उनके पास भी आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट दौरा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कुछ ही देर में जो हमारे पास खबर है, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, हम आपको वहाँ का अपडेट भी देंगे। लेकिन जुड़े रहिए, लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।
खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप DD न्यूज़ पर भारत फ्रांस मजबूत होती दोस्ती पर विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में फ्रांस पहुंचने वाले हैं। अहम दौरा है प्रधानमंत्री का, वहां उनका स्वागत होगा और रात्रि भोज आज है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे और भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट के को चेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद जो है फ्रांस के साथ जो भारत और फ्रांस के संबंध है उस पर भी द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और साथ साथ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना होंगे। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं तीन मेहमान। अशोक सज्जनहार जी, पूर्व जो है सीनियर डिप्लोमेट। प्रोफेसर काव्य दशौरा जुड़ी हुई स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IIT से। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट है ORF के। अशोक जी, एक बात मुझे बताइए, मेरे मन में ऐसी आई तो मन में तो मुझे लगा एक सवाल पूछना चाहिए। अब क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट पर पूरा फोकस रहने वाला है। ऐसे में जो 1-to-1 टॉक्स होती है, क्योंकि जब आप एक दौरे पर जाते हैं, द्विपक्षीय वार्ता होती है, तो उसके लिए बाकायदा पूरा एक प्लान बनता है। उसके लिए अधिकारी लोग जो हैं वो पहले से चर्चा करते हैं और क्या क्या उसमें समझौते हो सकते हैं, उस पर एक विस्तृत बातचीत होती है। लेकिन जब फोकस जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट पर रहता है, जब ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है, तो ऐसे में द्विपक्षीय जो वार्ताएं हैं उनमें कितना जो है कंटेंट निकलने की उम्मीद होती है और उसके लिए कितनी तैयारियां होती हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये अशोक जी। और मैं ये कहूँगा, जो देखिए, जो ऐसे मल्टीलैटरल समिट्स होते हैं या मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती हैं, किसी पर भी हो, चाहे G20 हो, चाहे यह AI समिट हो, या फिर ईस्ट एशिया समिट हो, या फिर किसी भी और प्रकार का ब्रिक्स का हो, तो उसमें जो असली तत्व जो निकल कर आता है, जो कंटेंट निकल कर आता है, वो होता है जो साइडलाइंस में जो आपकी 1-to-1 मीटिंग्स होती हैं उसमें होता है। क्योंकि देखिए, अगर आप जाते हैं प्लेनरी सेशन में, तो हर एक के पास अपनी नेशनल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होती है। आप जाकर वहां पर नेशनल स्टेटमेंट पढ़ देते हैं और वो आपका काम पूरा हो गया वहां पर। परंतु उसके बाद जो आपकी और जो वहां पर पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ मुलाकात हो, और वो उसमें आप उस चीज पर केवल नहीं सीमित रहते हैं जो खाली, जैसे अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इशू है, और कोई वहां पर है, अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनसे बातचीत होगी और उनसे क्या हमारे द्विपक्षीय संबंध है, उनको कैसे आकर लेकर जाया जाए। हमारी इंडिया UK के साथ FTA टॉक्स हो रही हैं। अगर अमेरिका के वहां पर कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं, वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, उनसे बातचीत होगी, अपने संबंधों को कैसे लेकर जाया जाए। और ये फिर केवल शीर्ष स्तर पर मुलाकात नहीं होती है, परंतु उनके साथ, जैसे अब विदेश मंत्री गए हैं, उनके अपने काउंटर पार्ट्स होंगे वहां पर, उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हो सकती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है, एक तरीका होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, जिससे कि आपके और भी बहुत सारे देशों के साथ, क्योंकि जब द्विपक्षीय दौरा होता है अशोक जी,
तब तो दो देशों के बीच में, और वो आप उसको बिल्कुल ही फोकस करके आप बात करते हैं, उसको कैसे संबंधों को आगे ले जाना है, क्या करना है। परंतु जब ऐसे मौके होते हैं तो इनका पूरा फायदा उठाया जाता है। हमारे जब ये SCO के समिट होते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, जो भी मध्य एशिया के देश हैं, सेंट्रल एशिया के देश हैं, सभी उनके प्रेसिडेंट से मुलाकात होती है। वैसे उनसे मुलाकात का मौका बहुत कम मिलता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो जितने भी वहाँ पर और शीर्ष नेता हैं उनके साथ मुलाकात की जाए, अपने द्विपक्षीय संबंधों को बारे में बात की जाए और उनके आगे ले जाने का प्रयास किया जाए। और आपने कहा तो जो जानकारी है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भी वहाँ पे रहने वाले हैं फ्रांस में, और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे भी मुलाकात हो। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि JD वेंस से भी आज उनकी मुलाकात हो जाएगी, अगर आज किया कल में, और उसके बाद पहले उपराष्ट्रपति और उसके बाद राष्ट्रपति। और JD वेंस का भी एक इंडिया कनेक्शन है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलना चाहिए। उनकी पत्नी जो है वो भारतीय मूल की हैं, तो उनका भी एक इंडिया कनेक्शन है बड़ा। वो भारत में, भारत के धर्म में, सब चीज़ों में बहुत रुचि लेते हैं। लेकिन प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, ये जो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट की बात करते हैं, भारत क्या उम्मीद कर सकता है? क्योंकि भारत का एक मॉडल है जिसका अभी प्रोफेसर काव्या ने भी जिक्र किया। वो मॉडल तो एक है, लेकिन वो दुनिया के मॉडल से अलग है। तो ऐसे में भारत क्या उम्मीद कर सकता है? हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए इस समय डीप फेक और चाइना की तरफ से जो डीप सीक जो आया, वो भी इसको लेकर भी कुछ अलग तरह की चुनौतियों की दुनिया बात कर रही है। प्रोफेसर पंत की आवाज दीजिए प्लीज। जी। देखिए अशोक, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर प्रोफेसर काव्या ने जिस तरह की रूपरेखा हमारे सामने रखी, ये एक इतना बड़ा इशू बनता जा रहा है, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स से इंटेंगल होता जा रहा है। और जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें तो इस समय जो बड़ी शक्तियां हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंसेस इसको लेकर बढ़ रहे हैं। और शुरू में जब हम इमर्जिंग टेक की बात करते थे तो एक आश्वासन था, एक ऑप्टिमिज्म था कि दुनिया भर जो है वो साथ आकर कुछ ऐसा या तो कोई फ्रेमवर्क रख सकते हैं या काम कर सकते हैं जिससे कि जो खासकर जो उभरती हुई इकोनॉमीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको फ़ायदा हो। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो ये इतना ज़्यादा ग्रेट पावर पॉलिटिक्स से रिलेटेड इस समय इसका इंटेंगलमेंट हो गया है कि उसको अलग रख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये जो समिट है मुझे लगता है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भारत की अपनी जो वैचारिक जो विचारधारा है इसको लेकर, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, और जो अमेरिका और चीन के बीच में जिस तरह की तनातनी इस विषय को लेकर बनी हुई है, उसमें भारत का इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट है। और उसमें भारत अगर किसी तरह का सामंजस्य बिठा पाता है, ये जो दो पैराडाइम्स हैं जिसका भी जिक्र प्रोफेसर काव्या ने भी किया, वो पैराडाइम्स के बीच में वो भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और ये एक तरह से भारत की स्ट्रेंथ है कि भारत एज अ ब्रिजिंग पावर के तौर पर खड़ा है। भारत एक ऐसी प्रणाली दे पाने में सक्षम है जो कि कॉस्ट जो और कंपेटिटिवनेस एक तरफ और सोशल इम्पैक्ट दूसरी तरफ उसका अच्छा सामंजस्य बिठा पाता है। तो वो मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को लेकर। और उससे ये जो भारत का जो रोल है और उसमें, और जो यूरोप की पोजीशन है उसमें भी थोड़ी बहुत, मैं पूरी तरह तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें एक तरह की कन्वर्जेंस आती दिखाई दे रही है। तो क्या फ्रांस और भारत ये दूरियां पाते हैं? क्या फ्रांस और भारत एक इस एक्शन समिट की लीडरशिप अपने हाथ में लेकर एक ऐसी रूपरेखा दुनिया को दे पाएंगे जिसमें कि AI डिविजिव तौर पर नहीं बल्कि एक कन्वर्जिंग एरिया ऑफ कोऑपरेशन बन पाए? इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो चीन का हमने देखा, डीप सी की जिस जो आपने बात करी, और जो अमेरिका में एक तरह से एक हार्डलाइन अप्रोच बनता जा रहा है चीन को लेकर और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को लेकर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक तो पर्टिकुलरली सेंट्रल हैं इस पूरे ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में उसको लेकर। लेकिन ये भारत ये ज़रूर उम्मीद करेगा कि जो उसकी अपनी प्रणाली है वो सामने रखे, और खासकर
सिर्फ अपनी बात ना करे, जैसा भारत लगातार पिछले कुछ सालों से करता आया है, जो ग्लोबल साउथ है उसकी वॉइस को भी एम्पलीफाई करे, उसकी जो परेशानियां हैं, उसकी जो समस्याएं हैं उनको रखे और उनको लेकर किस तरह से ग्लोबल गवर्नेंस एक पैराडाइम बनता है उसको आगे ले जाए। तो मुझे लगता है उम्मीद न सिर्फ भारत को है बल्कि उम्मीद वो सारे देशों को है जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती और जिनकी आवाज़ भारत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा इस फोरम में खासकर फ्रांस के साथ काम करके। आपने ग्लोबल साउथ की बात की, भारत जिस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन रहा है, लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं जैसा आपने कहा कि भैया भारत इसमें इस समिट में भी ग्लोबल साउथ की आवाज़ बने, लेकिन आपने कहा कि एक बीच का रास्ता निकालना या सबको एक पाथ पर लाना चैलेंजिंग है। काव्या जी, आपको भी लगता है कि ये एक चुनौती है? एक्चुअली ये किसी भी टेक्नोलॉजी की ये चुनौती है, बिकॉज जब हम नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जिसमें डेवलपर्स चाहते हैं मैक्सिमम कंट्रोल वो रखें और जो अप्लाइड लोग हैं या जो यूजर्स हैं वो चाहते हैं उनको इनफ फ्रीडम या सॉवरेनिटी मिले। सो बिकॉज एक पॉइंट तक कोई टेक्नोलॉजी के लिए पे करना चाहता है, उसके बाद में लोग अपना खुद का एक वर्जन बनाना में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इंडिया के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हर चीज में दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, फिर हमारा डेटा, उसके बाद में हमारी डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज है जो हम 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते किसी एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी पे। और उस चीज को रियलाइज करते हुए आप देखिए मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज हम आज कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करें। हमारे पास एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको हमें एम्प्लॉयमेंट देनी है, और यही वो एक सेगमेंट भी है जो टेक्नोलॉजी के आने से कहीं ना कहीं जॉब लॉस या जॉब रिप्लेसमेंट के फेयर में भी जी रहा है। सो हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज के लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दे आर ट्यून्ड टू दैट, बट हमारी कंट्री एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। सो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमें इस तरीके के मिडवेज क्रिएट करने जहाँ पे हम नॉर्मल डेटा प्रोवाइडर, जैसे कि एक फार्मर है, डेटा प्रोवाइडर से लेके जीपीयू डेवलपर तक या एक ओपन सोर्स मॉडल डेवलपर तक हमारी ही कंट्री में हो, ये हमारी सिक्योरिटी है। हम जॉब्स दे पाएंगे लोगों को। सो व्हेन मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग यूएस वगैरह के पर्सपेक्टिव में कहते हैं कि ये जॉब्स रिप्लेस कर देगा, मैं आपको अश्योर करती हूँ कि ये जॉब रिप्लेस नहीं करेगा। इट विल नॉट इंटायरली रिप्लेस द जॉब्स, बट ये इस एक लेवल नया क्रिएट करेगा, एक सेगमेंट क्रिएट करेगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी होती है वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। सो अब जो रूटीन वर्क है, रट वर्क है, वो एआई को देख के हमें इस तरीके का स्किल सेट अपनी कंट्री में लेवरेज करना है, एम्प्लॉय करना है, जो इस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को डिसरप्ट करे। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई कंट्री नहीं चाहती कि उससे मोनोपोली छीनी जाए या दूसरों को मिल जाए, बट इंडिया के लिए यह है कि जैसा अभी आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि वो ग्लोबल साउथ का भी रिप्रेजेंटेशन करता है, वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस कंट्री का भी रिप्रेजेंट करता है, उसके अलावा वर्ल्ड की यंगेस्ट डेमोग्राफी का भी रिप्रेजेंटेशन करता है। तो अगर आप देखिए, इफ एआई गोज रॉन्ग, क्यों जरूरी है हमारे लिए ये कंट्रोल आज हाथ में लेना? बिकॉज अगर एआई गलत हो जाता है तो अब लास्ट ईयर इंडिया में 25 मिलियन बेबीज बोर्न हुए हैं, तो ये क्या जनरेशन है जो आगे जाके एक रॉन्ग एआई के आफ्टरमैथ झेलेगी? हम पूरे यूथ को आंसरेबल है राइट नाउ। हमें इस टेक्नोलॉजी को इस तरीके से डेवलप करना है जो हमें सर्वाइवल एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए इनकरेज करे, जैसे क्लीन एयर के मेथड्स। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो नोबेल प्राइज मिला वो एक प्रोटीन फोल्डिंग के ऊपर मिला, अल्फा फोल्ड के ऊपर। तो वो डिजीजेस, क्योंकि हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भी है, हमारा जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी बहुत पुराना है, हमारी प्लांट बायोडाइवर्सिटी भी सबसे पुरानी है प्लैनेट पे, तो हमें यहीं से सिमुलेशंस के थ्रू सॉल्यूशंस निकालने हैं, हमें ट्रीटमेंट्स निकालना है। हमारे पास एंड टू एंड बहुत ए क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटीज अभी तक नहीं है, लेकिन पेंडेमिक्स जब आएंगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना मुश्किल होता है। तो एआई पर्टिकुलरली हमें हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर में
अपने टर्म्स पे चाहिए। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि दिस विल नेवर बी अ कॉमन ग्राउंड फॉर यूनिटी। यूनिटी तो तभी होगी जब हम एक दूसरे पे एंड टू एंड डिपेंडेंट होंगे। जैसे कि अगर सॉफ्टवेयर वो लोग बना सकते हैं तो फिर इंजीनियर्स हम प्रोवाइड करेंगे, अगर हार्डवेयर वो लोग बना रहे हैं तो उसको डिस्ट्रप्ट हम करेंगे। तो वी विल ऑलवेज बी इन द गेम। और जब तक हम गेम में हैं, हम 3 चीजें इंश्योर कर सकते हैं। अशोक जी, सबसे पहले हम एथिकल एआई इंश्योर करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 9/0 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सिर्फ हमारी कंट्री में है, फंडामेंटल राइट फॉर प्राइवेसी का। तो हम एथिकल एआई इंश्योर करेंगे। सेकंड जो हम इंश्योर करेंगे वो सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करेंगे, बिकॉज हम अब आज जितने भी जने इस पैनल पे हैं उन सब की लाइफ में 3 एपिसोड्स ऐसे रहे हैं प्री एंड पोस्ट के। प्री इंटरनेट, पोस्ट इंटरनेट, प्री कोविड, पोस्ट कोविड, now it is pre AI, post AI. So we should not. So the third thing, that is why I say कि sustainability होनी चाहिए, and the most important part is इसमें inclusivity होनी चाहिए। कोई भी segment, चाहे वो IIT में पढ़ने वाला स्टूडेंट या प्रोफेसर हो या फार्म पे काम करने वाला फार्मर हो, कोई भी जना मिस नहीं होना चाहिए। और पीएम मोदी का तो वैसे भी मिशन है कि कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी में पर्टिकुलरली। एक कंट्री जब तक टेक्नोलॉजी को लास्ट माइल तक नहीं लेके जाती है, उसकी टेक्नोलॉजी हमेशा विद द टॉप 10 या विद द टॉप 20 तक ही लिमिटेड रहती है। वो एक ब्रिज, सोशल ब्रिज का बहुत बड़ा, सोशल डिवाइड का बहुत बड़ा कारण होती है। हम इस सोशल डिवाइड को बहुत ज्यादा बीट अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कितने सारे सोशल रिफॉर्म्स हैं, इन सब के लिए जरूरी है हम एक कंट्री को टेक बेस्ड फोल्ड में लेके आए। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम इन दोनों समिट्स में, फ्रांस की बात भी कर रही हूँ और मैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में मीटिंग है मैं उसमें भी बात कर रही हूँ, हम कहीं पर भी अपना स्टैंड ये नहीं दिखा रहे हैं कि हम भी एआई बनाएंगे या हम भी इसी तरीके का ओपन चैट बॉट या ओपन सोर्स मॉडल बनाएंगे। कभी भी हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा हम इसको सोशल एआई बनाएंगे या हम इसको एथिकल एआई बनाएंगे, which nobody is actually talking about. So we are telling कि we are going to provide you the resources, the data जो ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड वहां पे वो हमें नॉन कंपेटिटर बट कोलैबोरेटर मोड में बहुत स्ट्रांगली प्लेस करता है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, लेकिन जब सोशल डिवाइड की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से जो चैलेंज भारत में है वो चैलेंज शायद बाकी देशों को उस तरह का सोशल डिवाइड का टेक्नोलॉजी के मामले में उनके सामने वो चैलेंज नहीं है। इसलिए भारत की भूमिका अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भारत की चुनौतियां वो ग्लोबल साउथ की भी चुनौतियां हैं। वो जो ऐसे देश है जो है विकासशील देश है तो उनकी भी चुनौतियां हैं। तो भारत एक बड़े सेक्टर का नेतृत्व इस मामले में करता है और ये समझना होगा दुनिया को, और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समझाने की कोशिश भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मैं आऊँगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये जो दौरा है सिर्फ एआई तक नहीं बल्कि इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर भी आऊँगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस, म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है, म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
विशेष प्रोग्राम आप देख रहे हैं और ये विशेष प्रोग्राम भारत और फ्रांस की दोस्ती की भी बात कर रहे हैं और जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के फ्रांस के दौरे पर है। बाद में वो अमेरिका जाएंगे और फ्रांस में उनका स्वागत होगा। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेयर कर रहे हैं। इस पूरी समिट को अपने आप में इम्पोर्टेंट बहुत है और इसकी इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर काव्या दशौरा जुड़ी हुई हैं और प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जुड़े हुए हैं। अशोक सज्जनहार जी, भारत और फ्रांस के जो रिश्तों की अगर बात करें तो 25-27 साल हो गए हमारी रणनीतिक साझेदारी को और हमेशा एक ट्रस्टेड फ्रेंड जो है, दोस्त रहा है फ्रांस की अगर बात करें, खास करके रक्षा के क्षेत्र में और रणनीतिक मामलों में। तो और मुझे अभी खबर आई है कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गया, उनका विमान वहां लैंड कर चुका है, लेकिन मैं वो तस्वीरें हमारे पास आ रही है, जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, कैसे आप इस दोस्ती को देखते हैं और 27 साल रणनीतिक साझेदारी के और प्रधानमंत्री का ये दौरा? दोनों देशों में बहुत ज्यादा ट्रस्ट क्वोशेंट जिसे कहा जाए, विश्वसनीयता, क्योंकि आजकल ज्यादा कहा जाता है जो दोनों देशों के बीच में अगर संबंध होते हैं तो वो हितों पर आधारित होते हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट होता है वही देखते हैं और पर्सनल रिलेशंस जो हैं उसको ज्यादा नहीं देखा जाता है। परंतु ऐसी बात नहीं है मेरे विचार से, जो पर्सनल रिलेशंस है, पर्सनल केमिस्ट्री है, पर्सनल रैपो है, वो बहुत मायने रखता है। और मैं समझता हूं भारत के, अब चाहे अमेरिका के साथ भी देख लें, 3 राष्ट्रपति रहे हैं वहां पर, पहले बराक ओबामा थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप, फिर जो बाइडेन, तीनों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे और अच्छे संबंध रहे, विश्वसनीयता की बात रही, ट्रस्टेड पार्टनरशिप की बात रही। यही बात है इनके साथ भी, राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं 1-2 एनेक्डोट बता सकता हूं। बिल्कुल जी, देखिए, हमने यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, एक आतंकी है मसूद अजहर, उनको हमने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में उसको 1267 कमेटी में उसको ऐड करना था। 2009 से हमने ये शुरू किया हुआ था, जो हमने ये एक प्रपोजल दिया वहां पर, क्योंकि ये उसके जैश के सरगना है और वहां पर उनको, चाहे बंबई में 9/11 हमारा जब 26/11 का हुआ तब उसके पीछे वो थे। तो हालांकि जैश को तो उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया, परंतु मसूद अजहर को नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमेशा चीन वहां पर एक टेक्निकल होल्ड लगा देता था, जो नहीं, अभी आपने पूरे इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, अभी हम संतुष्ट नहीं है वगैरह, और उसके पास वीटो है तो वो टेक्निकल होल्ड लगा देता था। तो 1 बारी हुआ, 2 बारी हुआ, 3 बारी हुआ, 4थी बारी फ्रांस ने और अमेरिका ने उनसे कहा, चीन से, जो आप हमको बताइए इसका कारण क्या है, अगर आप नहीं इसको बताते हैं 1267 कमेटी में तो हम पूरे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग में ले जाएंगे और आपसे पूछेंगे तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा। तो उससे डर के, जो हमारे पास कोई ठोस बात तो है नहीं जिससे कि हम बता पाए, तो उन्होंने इसको मान लिया। तो 10 साल बाद 2019 में फिर मसूद अजहर को हम एक डेजिग्नेट कर पाए, और इसमें जैसे हम बात कर रहे थे, रणनीतिक तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से कैसे फ्रांस भारत के साथ भारत को सहयोग करता है। एक दूसरी बात मैं आपको और बताऊं बहुत जल्दी ये वाली, देखिए, पिछले साल 2024 में हमको 26 जनवरी के लिए अपने एक चीफ गेस्ट हम बुलाते हैं, आपको मालूम है हर साल आते हैं, और उसके हमने राष्ट्रपति जो बाइडेन को बुलाया, जो आप हमारे यहाँ पर आइए, आपको याद है जो वहाँ उनके जो एम्बेसडर थे एरिक गारसेट्टी, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया। नॉर्मली ये चीज़ अनाउंस नहीं होती है, ये क्लोज डोर उसमें रहती है, उनको न्योता दिया जाता है, जब एक्सेप्ट किया जाता है तब अनाउंसमेंट होता है। परंतु उन्होंने बता दिया, जो जब राष्ट्रपति बाइडेन यहाँ पर आए थे G20 के समिट में, तो प्रधानमंत्री ने उनको इन्वाइट किया, परंतु आखिरी समय पर यह पता चला जो राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनकी वो अपने आप इलेक्शन भी लड़ रहे थे उस समय, इलेक्शन के वो अपने कंटेंडर थे, कैंडिडेट थे, वहां पर उनको वो भी करना था, और उनकी और भी बहुत सारी
एंगेजमेंट्स थी, बिजी थे वहां पर, वो नहीं आ पाएंगे। तो ये सबको मालूम चल गया जो उनको आमंत्रित किया है जो बाइडेन को, और जो बाइडेन ने अपनी किसी विवशता के कारण उन्होंने आने से इसमें नहीं आ पा रहे हैं। तो तब तुरंत अब भारत देख रहा था जो कौन से अपने ऐसे रणनीतिक साझेदार को हम बुला सकते हैं जो कि अपने हमारे रिपब्लिक डे में जिसमें अच्छा वो लगे, जो हमारे बहुत ही क्लोज ऐसे पार्टनर हैं। तो वो फ्रांस को कहा गया, राष्ट्रपति मैक्रोन को कहा गया, और एक दिन कहा गया और दूसरे दिन उनकी तरफ से हामी भर दी गई जो आएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं जो ऐसे मेरे पास और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इनके साथ, राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ 2017 में जब वो एकदम जब चुनाव हुआ उनका, चुने गए, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी वहां पर थे सेंट पीटर्सबर्ग में, वहां पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक समिट में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। जून का महीना था, वहां पर वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसे ही पता चला जो राष्ट्रपति मैक्रोन का इलेक्शन हुआ है और उन्होंने अपना इनॉग्रेशन हुआ है, उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की है, तो वहां से सेंट पीटर्सबर्ग से वो सीधा पेरिस गए उनसे मिलने के लिए। तो वो पहले विश्व नेता थे जिन्होंने राष्ट्रपति मैक्रोन से बात की, मुलाकात की और कहा जो हमको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो ये देखिए बहुत से ऐसे किस्से हैं। उससे पहले 2015 पेरिस समिट में भी उनके जो प्रीडिसेसर थे वो थे वहां पर, और कैसे वहां पर हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को चलाया और कैसे दोनों देशों के बीच में। परंतु अब पिछले 8 साल से, 2017 से राष्ट्रपति मैक्रोन हैं, 8 साल से वो हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो दोनों के सोच में बहुत अच्छा सामंजस्य बैठ गया है और दोनों एक साथ बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, और उसका नतीजा हम देखने वाले हैं जब ये 2 दिन 3 दिन की उनकी यात्रा है और मुलाकात होगी उनसे। जी हाँ, जो आपने बताए, जो आपने घटनाओं का वर्णन किया, उससे समझा जा सकता है दोनों के बीच, भारत और फ्रांस के बीच जो दोस्ती है वो कितनी प्रगाढ़ संबंध है, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन जो है एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट भी करते हैं, और एक दूसरे के साथ जो है जो उनकी दोस्ती है वो भी, हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते होते हैं वो सिर्फ पर्सनल उस पर संबंध पे नहीं होते, जैसा पहले भी कहा, दोनों देशों के अपने राष्ट्रीय हित हैं और वो राष्ट्रीय हित दोनों देशों को जोड़ते हैं, वैश्विक हित हैं, राष्ट्रीय हित हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच गए हैं। कुछ ही देर में उनके विजुअल्स आएंगे, हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पर स्वागत होना है, रात्रि भोज का कार्यक्रम है, इन सब पर चर्चा होगी इस ब्रेक के बाद। स्वाद नहीं है, अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित, बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट, वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो कि मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। तो इस विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम भारत और फ्रांस की मजबूत दोस्ती की मजबूत जो डोर है उस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खबरें आ रही हैं हमारे पास, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच गए हैं और फ्रांस पहुंचने के बाद उनका जो स्वागत वहां पर हुआ है, और कुछ ही देर में वो विजुअल्स आएंगे, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मेरे साथ फिलहाल 2 मेहमान जुड़े हुए, उनसे प्रधानमंत्री के इस दौरे पर चर्चा कर रहे हैं। अशोक सज्जनर
पूर्व सीनियर डिप्लोमेट है, प्रोफेसर काव्या दशौरा इस स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IIT से। प्रोफेसर काव्या दशौरा, ये जो हमने पहले भी चर्चा की, आपने भी कहा ये एक चुनौती होगी जो है कि किस तरह से भारत इसमें सामंजस्य बैठाकर काम कर सकता है, लेकिन इसमें जो भारत जिस तरह से जो भूमिका भारत को मिली है उससे भारत तकनीक के क्षेत्र में जिस तरह से उभर रहा है वो तो दुनिया उसको स्वीकार रही है, मान रही है। अभी बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं 10 लाख इंजीनियर्स हर साल भारत तैयार करता है, लेकिन कुल मिलाकर AI का जो एक एथिकल AI की जो आपने बात करी, उस एथिकल AI के कॉन्सेप्ट पर दुनिया तैयार हो। मैं इसी पर सिर्फ, क्योंकि एथिकल AI बड़ा, क्योंकि AI की अपनी जो है चुनौतियां भी बहुत सारी हैं और चैलेंजेस जो है उसको दुनिया अभी देख रही है, हर क्षेत्र में देख रही है। AI जो है अगर हाथ से गया तो फिर क्या दुष्परिणाम। आपने आने वाली जनरेशन्स की बात करी कि क्या हम उनको दे के जाते हैं। ऐसे में एथिकल AI जो है उसको लेकर क्या आपको लगता है एक फ्रेमवर्क जो है वो कम से कम उस पर दुनिया एकमत हो सकती है क्या? आप अगर कल या परसों कल का ही प्रेसिडेंट मैक्रोन का एक वीडियो उन्होंने AI का जनरेट किया था एंड उन्होंने वो पोस्ट किया है जिसमें वो एक हेयर ड्रेसर के फॉर्म में है, वो एक बहुत फेमस फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, उनको उनके फॉर्म में है। सो एंड देन जब वो पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो ही सेज वेल डन। सो ये एक ऐसी चीज है, एवरी कंट्री अपने एक सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट जरूर करना चाहती है और हमने अपने इलेक्शंस में भी देखा और ये एक बहुत बड़ी रिस्क की चीज भी है कि डीप फेक इज अनदर वेरी बिग चैलेंज। सो ये एक सेलिब्रिटी के लिए या हम अपनी कंट्री में कुछ टाइम से देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें हैं। सो दे आर ऑल, अभी तो ठीक है यू नो कि वहां पे एक स्कैमस्टर बैठा है, बट इन नो टाइम स्कैमस्टर हट जाएगा, एक AI मॉडल आ जाएगा वहां पे और बहुत डिफिकल्ट होगा उस टाइम में चीजों को डिसाइफर करना। सो एवरी कंट्री दूसरों के लिए बाद में, लेकिन पहले अपने सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल है और कोई भी लीडर ये अपनी कंट्री में नहीं चाहेगा कि इस तरीके के स्कैमस्टर्स या इस तरीके के एपिसोड्स रोज हों जहां पे उनकी पब्लिक हेल्थ से ले जाके पब्लिक सिक्योरिटी सब कुछ एट स्टेक आ जाए। सो एथिकल AI तो नीड है। कोई भी टेक्नोलॉजी रेगुलेटेड हो ये बहुत जरूरी है, बिकॉज आप देखिए हमने जब टेक्नोलॉजी बिना रेगुलेशन के पब्लिक को दे दी है तो कई बार उसका एक बैड इम्पैक्ट भी हुआ है। सो ChatGPT के साथ में जो हुआ था वो बिफोर रेगुलेशन इट गॉट अनलीश्ड। और जब साउथ कोरिया का AI समिट था तो जैसा आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि बहुत ज्यादा AI के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। सो जब एथिक्स की बात आई तो लोग कहते थे कि वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल समथिंग, और वो भी इंडिया की तरफ से ही पॉइंट आता था। सो लोग कहते थे वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल समथिंग जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लोगों को इसकी ग्रेविटी का आइडिया नहीं था। बट आप देखिए जब हम जॉब्स की बात कर रहे हैं या जब हम पब्लिक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जब हम रूमर मॉन्गरिंग की बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलरली एक मिनट आपको प्रोफेसर काव्या आपको रोक रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री के विजुअल जो है हमें तुरंत मिले। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, जरा देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां फ्रांस पहुंच गए हैं, तो फ्रांस से जो हमें विजुअल मिल रहे हैं वो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी